वन का मॉड्यूल नंबर 92 है डिस्कवरी, यानी कि मसला हल करने का फ़न जो है उसको डिस्कवरी कहते हैं। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि मसला हल करने की जो टेक्निक्स हैं और उन्हें सीखने की ज़रूरत है, हर फील्ड में अहम है। और एल्गोरिथम को की डिस्कवरी और जो आम अमूमी मसले हल करने का जो अमल होता है वो उनका आपस में गहरा ताल्लुक होता है, तकरीबन सेम सेम होते हैं। आगे बताया हुआ है कि जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस वजह से दीगर शोबों के जो माहिरीन हैं उनके साथ मिलकर रिसर्च करना शुरू किया ताकि बेहतर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं वो तलाश की जा सके। आगे मसला जो हल करने का प्रोसेस है ना उसको एल्गोरिथम में तब्दील करना इम्पॉसिबल है, ये मुमकिन नहीं है। जो मसला हल करने की सलाहियत है, एबिलिटी है, ये एक फ़नी सलाहियत है, आर्टिस्टिक सलाहियत है और इसे एक साइंसी अमल नहीं समझा जाता, इसे वक़्त के साथ निखारा जा सकता है। अब मसला हल करने की जो फ़नी, आर्टिस्टिक और गैर वाज़िया जो नेचर है, इसके सबूत के तौर पर एक रियाज़ीदान मैथमेटिशियन जे पोलिया ने 1945 में मसला हल करने की कुछ फ़ेज़ेज़, कुछ मराहल बताए थे। तो आज भी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स सिखाई जाती है तो उसमें वो फ़ेज़ेज़ जो हैं वो बुनियादी असूल समझे जाते हैं। फर्स्ट फ़ेज़ पहले मरहले में क्या होता है कि मसले को समझा जाता है, दूसरे मरहले में प्लान बनाया जाता है मसले को हल करने के लिए, तीसरे मरहले में प्लान पर अमल किया जाता है और चौथे मरहले में जो हल प्लान पर अमल किया गया तो जो सॉल्यूशन आया वो कितना दुरुस्त है, कितना सही है, उसमें कितनी अफादियत है, कितना वो फ़ायदेमंद है, इस चीज़ को तजज़िया किया जाता है, उसका जायज़ा लिया जाता है। आगे अगर कोई प्रोग्राम डेवलपमेंट की जाती है तो यानी कोई एल्गोरिथम की तैयारी की जाती है तो उसमें भी ये उम, चारों मराहल इस्तेमाल होते हैं। जैसे पहले मसले को समझना, फिर ये देखना कि कैसे एल्गोरिथम जो है वो किसी मसले को कैसे सॉल्व कर सकता है, फिर उस हिसाब से एल्गोरिथम बनाया जाता है, फिर उसे प्रोग्राम की शक्ल दी जाती है और चौथे मरहले में उसकी एक्यूरेसी और उसकी पोटेंशियल को इवैल्यूएट किया जाता है। अब नीचे एक एग्ज़ाम्पल है कि एक पर्सन ए है, पर्सन बी है। पर्सन ए ने पर्सन बी के 3 बच्चे हैं, उनकी उम्र बतानी है और पर्सन बी ने उनके बारे में जो हक़ाइक़ बताए हैं, वो ये क्या है कि उनकी तीनों बच्चों की जो ऐज का प्रोडक्ट है, यानी अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 36 आता है और उसमें सबसे बड़ा बच्चा जो है वो पियानो बजाता है। अब पर्सन ए को ये फाइंड करना है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन बताया हुआ है कि बच्चे की जो उम्र है वो बड़े बच्चे की उम्र 9 साल है। इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पर मॉड्यूल नंबर 93 है जिसमें इब्तिदा की गई है, यानी एक प्रैक्टिकल तरीका बताया हुआ है। अब यहाँ पर बताया है कि हमने अब तक मसला हल करने की जो फिलोसफिकल का पॉइंट है उस तरीके से ही देखा है, लेकिन अमली तरीके से करने की कोशिश नहीं की। और अब बताया कि मसले को हल करने के बहुत से तरीके हैं और हर तरीका जो है वो मखसूस हालात में ही कामयाब होता है। तमाम तरीकों में एक कॉमन चीज़ होती है कि गेट योर फुट इन द डोर, यानी कि आप शुरुआत करें काम की। अब यहाँ पर जैसे एग्जांपल दी हुई है कि ए बी सी और डी इन्होंने एक रेस में भागना है और इन्होंने कुछ प्रेडिक्शन कर लिया एक दूसरे के बारे में। ए ने बोला है कि बी जीतेगा और बी ने प्रिडिक्ट किया कि डी लास्ट पे आएगा, सी ने प्रिडिक्ट किया कि ए थर्ड पे आएगा और डी ने बोला कि एक ही प्रेडिक्शन जो है ये ठीक है। अब देखा जाए, अब अगर आप डेटा को एनालाइज़ करते हैं या मसले को रीड करने के बाद आप देखेंगे कि ए और डी की जो प्रेडिक्शन है वो सेम सेम ही है, तो क्या होगा कि ये दोनों गलत हो सकती हैं। अगर क्योंकि ए गलत है तो ज़ाहिर है बी भी विन नहीं करेगा, तो अब बाकी बच गया सी, तो सी जो होगा वो विनर होगा, वो रेस का विनर हो जाएगा। और हम इसको लिख सकते हैं कि सी फर्स्ट पे आया, फिर बी और फिर ए, क्योंकि डी ने ए को फॉलो किया तो डी लास्ट पे आएगा।
यहाँ पर मॉड्यूल नंबर 94 है, जिसमें बड़ी एल्गोरिथम को किस तरह से डिस्कवर किया जाता है, उसकी कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ तरीके बताए हुए हैं। यहाँ पर बताया हुआ है कि कोई भी जो मसला होता है उसको हल करना आसान नहीं होता, मतलब इसके लिए क्रिएटिव इनपुट की ज़रूरत होती है। मतलब मसला किस तरह से हल होना है, किस तरह उसमें गिरफ्त हासिल करनी है, किस तरह उसे एक मुकम्मल हल में सॉल्यूशन में तब्दील करना है, तो इसके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है ना, मसला हल करने वाला, उसकी क्रिएटिव इनपुट की ज़रूरत होती है। अब मसले को हल करने के लिए यहाँ पर कुछ असूल बताए हुए हैं कि जो मसला हल करना है उसकी इब्तिदा कहाँ से की जाए, कैसे की जाए, और ये जो टेक्निक्स हैं ये पोलिया और दूसरे जो माहिरीन हैं उन्होंने बताई है। पहले जो तरीका है वो ये है कि जो मसला है ना उसे उल्टी सिमत में हल करें। उल्टी सिमत में हल जैसे अगर आपको इनपुट दिया जाता है कि उससे एक पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आउटपुट से स्टार्ट करेंगे और इनपुट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये जो टेक्निक होती है ना, ये बर्ड फोल्डिंग एल्गोरिथम को समझने के लिए इस्तेमाल होती है। अब बर्ड फोल्डिंग एल्गोरिथम क्या होता है कि इसमें एक परिंदा ना पहले से तयशुदा होता है किसी पेपर की मदद से, किसी है, तो उस को फोल्ड अनफोल्ड किया जाता है, यानी उस ठीक है, और देखा जाता है कि ये किस तरह से बना है, यानी आउटपुट से इनपुट की तरफ जाया जाता है, बैक काम किया जाता है। आगे दूसरा तरीका यहाँ पर बताया हुआ है कि मिलते जुलते जो प्रॉब्लम होते हैं ना वो देखें। मिलते जुलते प्रॉब्लम यानी अगर आपके पास कोई करंट प्रॉब्लम है तो उससे मिलता जुलता कोई ऐसा मसला देखे जो पहले से सॉल्व हो चुका है, तो फिर उसका जो सॉल्यूशन है जो पहले अप्लाई किया जा चुका है उसे अब की प्रॉब्लम पर अप्लाई करें। अब ये टेक्निक जो होती है ये प्रोग्राम डेवलपमेंट में यूज़ होती है। प्रोग्राम डेवलपमेंट में कोई मखसूस मसला हल नहीं किया जाता, ये बल्कि आम जो एल्गोरिथम होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। मखसूस भी होते हैं लेकिन इसमें ज़्यादातर जो जनरल एल्गोरिथम है, प्रोग्राम डेवलपमेंट में अमूमी एल्गोरिथम बनाया जाता है। अमूमी एल्गोरिथम यानी कि अब यहाँ पर एग्जाम्पल के ज़रिए से समझाया गया है कि यानी एक नाम है, नाम की लिस्ट है, ठीक है, उसको अल्फ़ाबेट्स के मुताबिक लिखना है। तो यानी इसमें कुछ मखसूस लिस्ट नहीं होनी चाहिए। नेम की कोई भी लिस्ट हो सकती है, किसी किस्म की लिस्ट हो सकती है, मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं होना, बल्कि जनरल होनी चाहिए, जिसमें जनरल चीज़ें आ सकती हैं। अब यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन बताइए, एक नाम के साथ नाम डेविड को एलिस के साथ के चेंज करें या फिर कोरल को एलिस और डेविड के दरमियान में लिखे, तो ये देखा जाए तो ये एक ख़ास इंस्ट्रक्शन दी हुई है। तो ख़ास इंस्ट्रक्शन जो होती है वो जनरल एल्गोरिथम में नहीं दी जाती। जनरल एल्गोरिथम में क्या होता है कि जनरल प्रिंसिपल देखे जाते हैं, यानी उसमें तमाम किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। अब जो इस तरह के अब जो स्पेशल केस होते हैं वो मतलब वर्दीलेस तो नहीं होते, बल्कि इससे क्या होता है कि हम मखसूस चीज़ों से इब्तदा मतलब देख लेते हैं कि शुरुआत किस तरह हम कर सकते हैं। हम जनरल जनरल प्रिंसिपल जैसे अब वो एक प्रॉब्लम है उससे मिलता जुलता प्रॉब्लम और आ गया है, मजीद और मिलते जुलते प्रॉब्लम आ गए हैं जो एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे कि उनके कलेक्शन को हम सोल्व करेंगे, तो उनसे क्या हो जाएगा, कुछ असूल जो होंगे वो जैसे एक प्रॉब्लम में 100 लगाए तो दूसरी में नहीं लगे, तीसरी में लग गए, तो क्या हो गया, हमने कुछ अमूमी असूल जो है वो फाइंड कर लिए, मखसूस से जनरल चीज़ें असूल फाइंड कर ली। नंबर 95 है, इसमें एक तरीका बताया स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे मुकम्मल तफसील के साथ एक ही वक्त में हल करने की कोशिश ना की जाए, बल्कि इसे ये बड़े मसले को कई छोटे मसलों में तकसीम कर दिया जाए। और जो ओरिजिनल यानी मसला होता है उसको ब्रेक क्यों किया जाता है, ताकि जो ओवरऑल मजमूई हल है वो हासिल किया जा सके और इस मसले को हल करना भी आसान हो। आगे बताया हुआ है कि ये जो छोटी सब प्रॉब्लम्स होते हैं ना, छोटे स्टेप जो होते हैं उन्हें मज़ीद छोटे
اسٹیپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، تب تک یہ تقسیم جاری رہتی ہے جب تک کہ یہ چھوٹے بالکل آسانی سے حل ہونے والے پارٹس جو ہیں وہ حاصل نہ ہو جائے، سب پرابلم کے مجموعہ حاصل نہ ہو جائے۔ اس میں دو طریقے ہوتے ہیں اسٹیپ وائز ریفائن میں۔ ایک ہوتا ہے ٹاپ ڈاؤن میتھڈ، یعنی اس میں جو کام ہوتا ہے وہ جنرل ٹو اسپیسیفک، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، یعنی آؤٹ پٹ سے ان پٹ کی طرف آتا ہے۔ اب باٹم اپ میں کیا ہوتا ہے کہ اسپیسیفک ٹو جنرل کام ہوتا ہے، یعنی نیچے سے اوپر کی طرف کام جاتا ہے۔ اب یہاں پر بتایا ہوا ہے کہ جب اگرچہ یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ کام کرتے ہیں، لیکن جب عملی طور پر پرابلم کو سولو کیا جاتا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اور یہ جو تقسیم ہوتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں تقسیم کرنا، تو اکثر جو پرابلم سولور ہوتا ہے نا، اس کی جو انٹیوشن ہوتی ہے وہ باٹم اپ کی طرف ہوتی ہے۔ اور تاکہ کیونکہ وہ پہلے جو ہوتا ہے وہ اسپیسیفک کو جاننا چاہتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے بڑی تفصیل کو جاننے سے پہلے۔ اس کے حساب سے سرچ کی جاتی ہے۔ اور سیکوینشل، یعنی کہ ایک لسٹ کی فارم میں۔ اب یہاں پر بتایا ہوا ہے کہ اس میں اس طرح کا الگوریتھم بنایا جاتا ہے، یعنی اگر ہمیں نے کوئی مخصوص چیز ڈھونڈنی ہے، ٹھیک ہے، ایک لسٹ ہے، اس میں ہم نے کوئی خاص چیز ڈھونڈنی ہے کہ وہ چیز موجود ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے جو الگوریتھم بنایا جاتا ہے وہ سیکوینشل سرچ الگوریتھم کہلاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لسٹیں بنائی جاتی ہیں نا، وہ ایک خاص ترتیب کے ساتھ بنائی جاتی ہیں، یعنی یا تو ان کے ساتھ الفابیٹک آرڈر ہوتا ہے، جس کے ذریعے ہم ٹارگٹ ویلیو کو ڈھونڈ سکتے ہیں، یا پھر اگر نومیرک ویلیو میں کوئی لسٹ بنائی جائے یہ، تو وہ بڑھتی ہوئی تعداد ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جیسے اب اگزامپل کے ذریعے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ٹارگٹ دیا جائے کہ 20 مہمان ہیں، ٹھیک ہے، 20 انٹریاں ہیں، ان میں سے آپ نے ایک مخصوص نام ڈھونڈنا ہے۔ اب وہ مخصوص نام ڈھونڈنا ہے تو ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس وہ 20 کی انٹری ہوگی، ٹھیک ہے، لسٹ ہوگی، ہم اس کے شروع سے مطلب دیکھنا شروع کریں گے، شروعات سے دیکھنا شروع کریں گے، اور ہر انٹری جو ہوتی ہے اسے ٹارگٹ نیم کے ساتھ میچ کریں گے، ٹھیک ہے، دیکھیں گے کہ یہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ آگے پھر نیچے آتے آتے اور کیا، جب ہم ٹارگٹ نام تک پہنچ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو سرچ ہے وہ کامیاب ہو چکی ہے۔ جیسے ہم کوئی لسٹ بنا لیتے ہیں تو 1 2 3 اس کی سائڈ میں لکھ دینا، تو ٹھیک ہے، یا اے بی سی لکھ دیں، اور پھر ہم جیسے یہ ایکسل وغیرہ پہ کام ہوتا ہے تو اس میں کیا کرتا ہے، ہم اپنا نام بھی فائنڈ کرنا تو کنٹرول ایف کر کے، ادھر بھی پی ڈی ایف میں کوئی چیز ڈھونڈنی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، کنٹرول ایف کر کے، تو اگر 96 ڈھونڈنا ہے تو 96 لکھ دیں گے۔ اب جتنے بھی کسی ہینڈ آؤٹس میں 96 ہوں گے وہ سارے شو ہونا شروع ہو جائیں گے، مطلب کتنیاں ہیں، 5 6 کتنی انٹریاں ہیں، کتنے 96 ہیں، اتنی تعداد آ جاتی ہے۔ تو یہ وہی چیز بتائی ہوئی ہے کہ لسٹ میں کوئی ٹارگٹ موجود ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے جو الگوریتھم بنایا جاتا ہے اسے اٹریٹو اسٹرکچر یا سیکوینشل اور سرچ الگوریتھم کہتے ہیں۔ اس سارے میں بس یہی چیز بتائی ہوئی ہے، اور بتایا ہوا ہے کہ یہ سرچ جو ہے وہ تب تک جاری رہتی ہے جب تک ٹارگٹ نیم جو ہے وہ بڑا رہتا ہے، یعنی اگر فور ایگزامپل اگر مہنور ہم نے ایک نام ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے، جو ایم سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو ایم جو ہے یہ ایل سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹارگٹ ہے تو یہ ایل سے بڑا ہے، تو سرچ جو ہے وہ اے سے سٹارٹ ہوگی اور ہوتی ہوتی آگے ایل ایم تک آ جائے گی۔ اب این جو ہے، این ہے ایم سے بھی بڑا ہے، تو این تک اگر سرچ جائے گی تو اس کا مطلب ہے ہماری سرچ جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے۔ اب آگے بتایا ہوا ہے سوڈو کوڈ میں کس طرح اس چیز کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ سوڈو کوڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری پہلی انٹری ہوتی ہے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یعنی پہلے انٹری پہلے ڈھونڈی جاتی ہے ٹیسٹ انٹری کے طور پر، ٹھیک ہے، یعنی جیسے یہاں پر مہنوری کہہ لیں کہ ایم ہے، ٹھیک ہے، مہنور کا ایم ہے، تو یہ ٹارگٹ ویلیو ہوگی۔ اب ٹیسٹ انٹری کے لیے ہم ڈھونڈیں گے کہ کتنے ایم کے ساتھ کتنے نام بنتے ہیں، تو پھر اس کو دیکھتے رہیں گے، یہ وائل ہے، یہ جب تک ایکول یعنی کہ
इस फॉर्म में नहीं आएगा ना, इस तरह से इक्वल नहीं होगा, तो तब तक क्या सर्च जारी रहती है। और जब ये इक्वल हो जाता है ना, ये वाला साइन ख़त्म हो जाता है, व्हाइल का साइन ख़त्म हो जाता है, तो क्या होता है कि हमारी जो सर्च होती है वो कामयाब हो जाती है। अब आगे यहाँ पे बताया कि हम जो भी एंट्री टेस्ट करते हैं ना, सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? वो इसलिए इस बेस पर करते हैं क्योंकि वहाँ पर एक कोई ना कोई एंट्री मौजूद होती है। मतलब अगर हमने एक चीज़ ढूँढनी है, तो अगर वो चीज़ मौजूद ही नहीं है, तो हम उसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। जैसे ए वर्ड से कोई नाम है, हमने ढूंढना है, अगर उस लिस्ट में ए है ही नहीं, तो उसको हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। हम यहाँ पर एग्जांपल बताई हुई है कि अगर एक पैसेंजर लिस्ट है, ठीक है, उसमें एक अगर मुसाफिर का नाम डारल बैरकर है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारी टारगेट वैल्यू है पैसेंजर लिस्ट में, हम इसको फाइंड करेंगे। ये होना चाहिए, मतलब डी जो है वो लिस्ट में होना चाहिए, तो ही हम इसे ढूंढ पाएंगे। हम और अगर हमारी सर्च जो है वो नहीं, मतलब कामयाब नहीं होती, तो फिर कंप्यूटर साइंस में तो इस तरह से चलता ही रहता है, प्रोसेस चलता ही रहता है। अब ये देखें, जैसे यहाँ पर एक लिस्ट है और यहाँ पर एक टारगेट वैल्यू है, ठीक है, ये फाइंड करनी है। अब लिस्ट इज मैप्टी, तो यहाँ पर क्या है कि तलाश की गई है, तो बताया है कि लिस्ट इज मैप्टी, मतलब लिस्ट में वो टारगेट वैल्यू है ही नहीं। इस तरह से सर्च की जाती है।